अच्छा जी, अब हमने शुरू करना है फुटिंग्स का टॉपिक। फुटिंग्स के टॉपिक के अंदर जनरली हमने फिर इसके चार डिज़ाइंस करने हैं कि जो टाइप्स होती हैं फुटिंग्स की: कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग और मैट फुटिंग। इन चारों का डिज़ाइन कोर्स कंटेंट के अंदर इंक्लूडेड है। हमने जो है पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ना है कि फुटिंग के डिज़ाइन के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और कर्न डिस्टेंस क्या होता है। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिप फुटिंग के डिज़ाइन से। वन वे शेयर और टू वे शेयर का भी इसमें थोड़ा सा इंट्रो है। वो करने के बाद फिर हम डिज़ाइन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये इंट्रो का पार्ट इंक्लूडेड होगा। डिज़ाइन की मैं वीडियो बाद में बनाता हूँ। फुटिंग एंड अदर फाउंडेशन यूनिट ट्रांसफर लोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल और रॉक सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर। मतलब फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर से ये जो नीचे लोड ट्रांसफ़र का काम करती हैं, ये इनको फुटिंग इसलिए यूज़ होती हैं। फुटिंग इसलिए यूज़ होती हैं लोड ट्रांसफ़र के लिए। अब ये अगर शैलो फाउंडेशंस हैं तो फिर ये कॉमनली फुटिंग इसीलिए यूज़ होती हैं। एक इनमें एक एक्स्ट्रा है पाइल फुटिंग। वो डीप फाउंडेशन के तौर पर भी यूज़ होती है। उसके ऊपर पाइल कैप होती है और नीचे हमारी पाइल्स होती हैं जो कि रॉक सरफेस तक जा रही होती हैं। वरना जनरली इन ये शैलो फाउंडेशन की टाइप्स ही होती हैं, ये कंबाइंड और वॉल और ये सारी। बिकॉज द सॉइल इज जनरली मच वीकर दैन द कंक्रीट कॉलम्स एंड वॉल दैट मस्ट बी सपोर्टेड। इसके नीचे आने वाली ये सॉइल है, ये मच वीकर होती है। तो हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम इस फुटिंग का एरिया जो है वो एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर अबव लाइक कॉलम्स हम बढ़ा देते हैं। वो क्यों करते हैं आपको पता होगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड ओवर अप्लाइड एरिया। लोड और एनी अप्लाइड एरिया, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो अप्लाइड स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इसलिए हम जो नीचे वाला बिनी स्ट्रक्चर है, जो फुटिंग है, इसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लाइक एरिया वी कैलकुलेटेड विद बी क्रॉस एल फॉर ए रेक्टेंगुलर फुटिंग और स्प्रेड फुटिंग। तो वो इसलिए एक तो ये है कि नीचे आपकी सॉइल जो है ये मच वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू योर दी स्ट्रक्चर्स जो कि कंक्रीट के बने हुए हैं। तो इस मच वीकर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस, अप्लाइड स्ट्रेस को कम करने के लिए हम एरिया को बढ़ाते हैं फिर फुटिंग की, इस इक्वेशन की वजह से। द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द सॉइल एंड द फुटिंग इज़ मच लार्जर दैन द बिटवीन द सपोर्टिंग मेंबर एंड द फुटिंग। सपोर्टिंग मेंबर ये है कि ये फुटिंग है और ये उसका सपोर्टिंग मेंबर है जो कि कॉलम है। द मोर कॉमन टाइप्स ऑफ फुटिंग आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर दिस वन। अब ये फुटिंग की कुछ टाइप्स हैं जो वो बता रहा है। स्ट्रिप फुटिंग्स और वॉल फुटिंग्स डिस्प्ले एसेंशियली वन डायमेंशनल एक्शन कैंटिलीवरिंग आउट और ईच साइड ऑफ द वॉल। ये इसके कैंटिलीवर सेक्शंस हैं, ये वाले। ये इसकी वॉल है। तो ये बात कर रहा है कि कैंटिलीवर्ड सेक्शन, इसका डिज़ाइन भी नॉर्मली जो है वो हम इसी तरह ही करते हैं कि हम जब डिज़ाइन करते हैं कि जो इसकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है वो इसी तरह की आती है कि ये यहाँ पे कैंटिलीवर्ड सेक्शन होते हैं और इनके ऊपर जो है वो वॉल होती है। अच्छा, फिर स्प्रेड फुटिंग्स आर पैड दैट डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड इन टू डायरेक्शन इन एन एरिया सॉइल अराउंड द कॉलम। स्प्रेड फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, ये सारे एक ही नाम है इसी के। ये मेरे ख्याल में RCD 1 में आपने कवर कर लिया होगा। समटाइम्स स्प्रेड फुटिंग्स है पेडेस्टल्स आर स्टेप्ड और आर टेपर्ड टू सेव मटेरियल्स। मतलब हम अब ये एक स्प्रेड फुटिंग है ना, इसकी जो विड्थ है वो ज़रा इससे कम है इससे। ये क्यों है? क्योंकि ये टेपर्ड है, ज़रा इंक्लाइंड एंगल के साथ आ रही है। तो हमारी यहाँ पर बजाय इसके कि हम ये सारी फुटिंग बनाएं, हमें सिर्फ यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाना पड़ता है और ये वाला एरिया जो है ये हमारा बच जाता है जो यहाँ पर आता है टेपर्ड बनाने की वजह से। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम या तो इसको टेपर्ड बना देते हैं या फिर स्टेप्ड वाइज, ये पहला स्टेप है ये दूसरा स्टेप है, ताकि हमारा ये वाला जो एरिया है ये वाला, इसके अंदर हमें मटेरियल यूज़ ना करना पड़े। क्योंकि सबसे कॉमन टाइप जो फुटिंग की है वो यही वाली है, स्प्रेड फुटिंग। अच्छा, ए पाइल कैप ट्रांसमिट्स द कॉलम लोड टू ए सीरीज ऑफ पाइल्स। ये पाइल्स हैं, ये पाइल कैप है इसके ऊपर ये वाली। इसको वो कह रहा है कि ये पाइल कैप फुटिंग है और ये जनरली डी फाउंडेशन की टाइप है।
Combined footing transmits the load from two or more columns to the soil. Such as footing is often used when one column is close to the property line. प्रॉपर्टी लाइन यहाँ पर होगी आपकी, इससे अगली मतलब प्रॉपर्टी लाइन से ये मतलब है कि यहाँ से आगे दूसरे की बिल्डिंग शुरू हो रही है, कोई बिल्डिंग 2 है, और यहाँ पर हमारा ये वाला एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम सेपरेट फुटिंग यहाँ पर देंगे, लेट्स से सेपरेट फुटिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है एक, फिर एक यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसकी जो कॉलम है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर के सूरत में आना चाहिए, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एरिया कम बचता है फिर, क्योंकि प्रॉपर्टी लाइन बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो उसकी केस में हम फिर एक कंबाइंड फुटिंग देते हैं जिसके एंड के ऊपर हम एक कॉलम दे सकते हैं। या ये एक इस कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है जो बिल्कुल प्रॉपर्टी लाइन के साथ लगा हुआ है कॉलम, और एक ये वाला कॉलम है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे किसी एक कॉमन फुटिंग के साथ जो नीचे वाली है, उसको हम कहेंगे कि ये कंबाइंड फुटिंग है। अच्छा, मैट फुटिंग्स आर यूज्ड व्हेन वेरी वीक सॉइल्स आर इनकाउंटर्ड। ये मैट फुटिंग है, ये जनरली हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ होती है, और ये तब भी यूज़ होती है जब हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो और वाटर टेबल बहुत हाई हो। तो उस केस में हम बजाय इसके कि सेपरेट फुटिंग दें जो कि वाटर टेबल हाई होने की वजह से प्रोन टू फेलियर होती है, हम मैट फुटिंग की तो ऊपर जाते हैं। और ये आपने देखा होगा जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसके नीचे इस तरह के कॉलम लोड डायरेक्ट आ रहे होते हैं, और बेसमेंट में उनकी पार्किंग होती है। तो वो इस तरह की मैट फुटिंग वो असल में नीचे जो नीचे वाला पोर्शन है जिसके ऊपर पार्किंग होती है, कार पार्किंग, वो एज ए स्लैब डिज़ाइन होता है, और एज ए स्लैब जब डिज़ाइन होता है उसके ऊपर फिर हमारे ये वाले, आप ऐसे समझ लें कि उल्टी स्लैब है जिसके नीचे कॉलम की बजाय ऊपर से कॉलम का लोड आ रहा है। तो मैट फुटिंग के अंदर एक ये भी है कि हम यहाँ पर अगर बीम्स दे देते हैं तो फिर तो एज ए पार्किंग इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो बेसमेंट होती है वो इस तरह इस मैट फुटिंग के डिज़ाइन के प्रिंसिपल के ऊपर डिज़ाइन होती है। अच्छा, फिर कहता है जी केस ऑन 2 to 5 feet in diameter are sometimes used instead of pile to transmit heavy column loads to deep foundation layers. Frequently these are enlarged to the bottom belt shape to apply load to a larger area. ये केस ऑन भी एक किस्म की फाउंडेशन है जिसके अंदर हमारा प्रिंसिपल ये होता है कि हम अंडरग्राउंड एक्सकवेशन करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा यहाँ पर कोई समंदर है तो केस ऑन फाउंडेशन ऐसे बनाते हैं कि आप ऊपर से एयर पंप करेंगे नीचे को, जिसकी वजह से जो ये वाला पानी है ये इधर नहीं आ सकेगा। ऐसा ही है ना, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे हाथ में कोई कप हो और उसको हम पानी के अंदर उल्टा करके डबोएं तो पानी कप के अंदर नहीं आता। तो केसन फाउंडेशन जो है ना, ये वाली जो फाउंडेशन है इसके आसपास यहाँ पर हमारा कोई एक्सकवेटर होगा जो यहाँ से एक्सकवेशन करता रहेगा, ऊपर से हम कंप्रेस्ड एयर डालते रहेंगे। अब कंप्रेस्ड एयर यहाँ से एक्सकवेशन कर लेगा, फिर हम इसको ज़रा और नीचे ले आएंगे, कंप्रेस्ड एयर वाले सेक्शन को, जो मशीनरी है वो ज़रा और नीचे आ जाएगी। फिर हमारी लेयर ये वाली है ज़रा, यहाँ से तो हम एक्सकवेट कर लिया, फिर एक्सकवेटर और नीचे चला जाएगा, और फिर ये इसी तरह हम यहाँ पर असल में ये बनाते हैं कि हम एक्सकवेशन जब यहाँ पर कर लेते हैं तो फिर हम एक केसन फाउंडेशन यहाँ पर जनरेट करते हैं जिसकी रिइंफोर्समेंट देते हैं, और उस रिइंफोर्समेंट की वजह से फिर हम दरमियान में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके अपनी डी फाउंडेशन बना सकते हैं। तो ये उसकी बात कर रहा है, लेकिन ये हमारे इस कोर्स कंटेंट के अंदर शामिल नहीं है। द चॉइस ऑफ फाउंडेशन टाइप इज सेलेक्टेड इन कंसल्टेशन विद द जियोटेक्निकल इंजीनियर्स। Factors to be considered are the soil strength, soil type, variability of soil type over the area, and the increasing depth, and the susceptibility of the soil and the building to the flood. अब ये इस पैरा के अंदर उन लिमिट स्टेट्स को डिस्कस कर रहा है कि सॉइल के केस में हमने सिर्फ स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ को इंश्योर नहीं करना होता कि अपने मेंबर्स हमारे कितने स्ट्रॉन्ग हैं, या इनकी स्ट्रक्चर के लिमिट स्टेट्स का ख्याल रखने के साथ साथ हमने नीचे वाली सॉइल के लिमिट स्टेट्स का भी ख्याल रखना है। उस लिमिट स्टेट्स के अंदर क्या क्या आता है कि सॉइल टाइप कौन सी है, वेरिएबिलिटी ऑफ सॉइल ओवर द एरिया, के ऐसा तो नहीं है कि अचानक सैंड आने के साथ फिर क्ले भी उसके अंदर मिक्स हो गई है और बहुत ज़्यादा पोर्शन में आ गई है। तो ये सारे फैक्टर्स को वो यहाँ पर बता रहा है। अच्छा, सॉइल प्रेशर अंडर the footings. The distribution of soil pressure under footing is a function of soil type of soil and the relative rigidity of the soil and the foundation pad. मतलब ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आती है सॉइल के नीचे, सॉइल प्रेशर की ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो ये बात कर रहा है
is a function of type of soil and the relative rigidity of the soil and the foundation pad. ठीक है, a concrete footing on sand will have a pressure distribution similar to this. अब ये सैंड के केस में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी सॉइल की तरफ से आती है, जिसको हम नॉर्मली ये अलाउेबल स्ट्रेस के साथ भी शो करते होते हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इस तरह की बनती है सैंड के केस में, लेकिन क्ले के केस में ये ज़रा डिफरेंट बनती है। अब सैंड के केस में क्या होता है कि हमारी ऑन द एजिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर ज़रा कम होता है एज़ कम्पेयर टू एट द सेंटर, लेकिन क्ले के केस में यहाँ पर कम है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है एट द एजिस। ठीक है, ये क्यों है ये आगे बात करेगा। ये सैंड नियर द एजेस ऑफ द फुटिंग स्टैंड टू डिस्प्लेस लेटरली व्हेन द फुटिंग इज़ लोडेड। जब हम लोड उसके ऊपर फुटिंग अप्लाई करेंगे बाय द न्यूटन थर्ड लॉ, जब रिएक्शन अप्लाई करेंगे तो जो फोर्स की वजह से जो उसका रिएक्शन आएगा, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो उसकी वजह से जो सैंड है वो लेटरली डिस्प्लेस होगी एट द एजिस, जिसकी ये बात कर रहा है यहाँ पर। द सैंड नियर द एजेस ऑफ द फुटिंग टेंड्स टू डिस्प्ले लेटरली व्हेन द फुटिंग इज लोडेड। इसको आप आसानी से ऐसे समझे कि जैसे जब आपके पास कहीं रेत बहुत ज़्यादा पड़ी हो और आपके पास कोई बर्तन हो और उसको आप ऊपर रेत के रख के ऊपर से लोड लगाएं तो एट द एजेस आपकी सैंड जो है वो बिल्कुल लेटरल डायरेक्शन में मूव करेगी, आप अगर उसको ऑब्जर्व करना चाहें तो, कॉजिंग ए डिक्रीज इन सॉइल प्रेशर नियर द एजेस। ठीक है, तो सॉइल प्रेशर यहाँ पर एजिस के ऊपर कम है और मिडल के ऊपर ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर फुटिंग इन क्ले, ये वाला केस इज सिमिलर टू फिगर दिस वी एज द फुटिंग इज लोडेड द सॉइल अंडर द फुटिंग डिफ्लेक्ट्स इन ए बाउल शेप डिप्रेशन। ये बाउल शेप बनी हुई है ये वाली। Relieving the pressure under the middle of the footing for structural design purpose, it is customary to assume the soil pressure are linearly distributed in such a way that the resultant vertical soil force is collinear with the resultant downward force। मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम इस तरह की शेप लें, हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो ऊपर से आने वाला जो लोड है कॉलम की तरफ से आने वाला उसका रिजल्टेंट और नीचे से आने वाला रिजल्टेंट जो सॉइल की तरफ से आ रहा है ये आपस में कोलिनियर है। कॉलम लोड और रिजल्टेंट फ्रॉम द सॉइल लोड एक ही डायरेक्शन में, ये एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं। अलाउेबल स्ट्रेस डिज़ाइन। अच्छा, अब दो किस्म के डिज़ाइन मेथड्स हैं जनरली हमारे ये हम आपने पढ़ा होगा एज ASD या LFRD। हम इसको प्रेफर करते हैं नॉर्मली क्योंकि ये अभी जो है ना वो डेवलप हो रहा है, इस पॉइंट्स के अंदर ये डिस्कस भी करेगा। देयर आर टू डिफरेंट फिलासफीज फॉर द डिज़ाइन ऑफ फुटिंग्स। द फर्स्ट वन इज़ अलाउेबल स्ट्रेस डिज़ाइन। Almost exclusively footing design is based on allowable stresses acting on the soil at unfactored or service loads. This one या आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल में देखा होगा कि आपका allowable stress design is equal to your applied stress divided by the area। ठीक है, PS इज़ द स्पेसिफाइड अनफैक्टर्ड लोड। अब ये अनफैक्टर्ड है, इसके अंदर कोई वो आपके 1.6 और 1.2 QL QD वो वाली फैक्टराइजेशन अभी तक नहीं हुई हुई जो कि अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस के लिए हम करते हैं। एक्टिंग ऑन द लोड द सेक्शन गिव्स एन अपडेटेड सेट ऑफ लोड कॉम्बिनेशंस फॉर अलाउेबल स्ट्रेस डिज़ाइन। ACI कमेटी 318 हैज़ नॉट येट कंसीडर्ड दीज फॉर फुटिंग डिज़ाइन एज येट। मतलब ये ASCE के क्राइटेरिया के मुताबिक है, ACI कोड जो है वो इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया उसने। QA is the allowable stress for the soil given by presenting in the next subsection। A is the area of the footing in contact with the soil। ठीक हो गया, तो ये वाला जो एरिया होगा फुटिंग का, लेट से हमारी स्प्रेड फुटिंग है, तो जो भी एरिया जिसके नीचे सॉइल आ रही है जो कि QA अप्लाई कर रही है उसके साथ जो भी एरिया इन कॉन्टैक्ट होगा। अब ये सिर्फ इस साइड का कॉन्टैक्ट तो नहीं होगा कि ये 20 अगर होगी तो ये L, ये टोटल एरिया जो भी फुटिंग का बनेगा उसको एज ए कंसीडर करेंगे। सेकंड टाइम फिलॉसफी लिमिट स्ट्रेस डिज़ाइन बेस्ड ऑन फैक्टर लोड resistance given by this one where phi is resistance factor to account for variability of the load resisting mechanism of the soil under the footing। Rn is engineer's best estimate of the मतलब empirical है किस्म का ना of the resistance of the soil under the footing। alpha is a load factor। PS is specified load acting, ये PS वही है जो इधर भी है, तो इसका ये मतलब है कि सम ऑफ ऑल द अप्लाइड लोड्स, सिग्मा PS लिखा हुआ है ना अलाउेबल स्ट्रेस डिज़ाइन के अंदर, सम ऑफ ऑल अप्लाइड लोड, इसके अंदर आपका डेड लोड भी आ सकता है और आपका लाइव लोड भी आ सकता है। तो सम ऑफ ऑल योर अप्लाइड लोड्स डिवाइडेड बाय द एरिया
it should be equal to this QA. The load factors alpha are those in building design. कोड्स के अंदर गिवन होगा ये हमें अल्फा लोड फैक्टर्स एंड लोड कॉम्बिनेशन एंड डिज़ाइन आर गिवन इन दिस वंस. रेजिस्टेंस फैक्टर्स और फुटिंग आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड. तो ये जो आर है रेजिस्टेंस फैक्टर, ये फाई सॉरी, ये अभी भी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ कि इसके क्या वैल्यूज़ होनी है. करंट एस्टिमेट्स और वैल्यूज़ आर शैलो फाउंडेशन आर गिवन दैट फॉलो. तो हम ये वाली वैल्यू जनरली जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, एट द टाइम ऑफ राइटिंग वर्चुअली ऑल बिल्डिंग्स इन नॉर्थ अमेरिका आर डिज़ाइन बाय यूजिंग द अलाउएबल स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड. नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपके यूएस, कनाडा, मैक्सिको, उसके अंदर बात कर रहा है कि हमारी अभी तक बिल्डिंग जो है वो एएसडी मेथड के थ्रू ही डिज़ाइन हो रही है और हमने न्यूमेरिकल के अंदर भी इन्हीं को यूज़ करना है. अच्छा जी, लिमिट स्टेट्स गवर्न बाय द सॉइल. अब ये कुछ लिमिट स्टेट्स हैं जो कि जिनकी वजह से सॉइल आपकी फेल होती है. इससे पहले मैं ये डिस्कस कर देता हूँ, चलें एज एन एग्जाम्पल. इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर ये बात कर रहा है आपकी करंट डिस्टेंस की. द सॉइल प्रेशर अंडर द फुटिंग इज कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग लीनियर इलास्टिक एक्शन इन कंप्रेशन बट नो इलास्टिक स्ट्रेंथ अक्रॉस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉइल एंड द सॉइल फुटिंग द सॉइल इफ द कॉलम लोड इज अप्लाइड एट नियर द मिडल ऑफ द फुटिंग एज शोन इन फिगर 15.4. दिस वंस द स्ट्रेस क्यू अंडर द फुटिंग इज दिस वन. ये वाली इक्वेशन जो है ये मेरे ख्याल में आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ी होगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करते हुए आपने देखा होगा कि मोमेंट आर्म कितने डिस्टेंस के ऊपर है और उसके साथ आपने आई का रेशो निकाला होगा. आई थिंक सो, ये आपने पढ़ी होगी. अच्छा, अब इसके अंदर जो बात कर रहा है ना वो ये कर रहा है कि जब आपकी फुटिंग मिसाल के तौर पे है, उसके नीचे आपका लोड आ रहा है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने रेक्टेंगुलर कंसीडर करनी है तो आइडियली ये रेक्टेंगुलर नहीं होती. ये जो होती है ये इस तरह की शेप बनाती है जैसे ये बना रहा है कि ये वाला पोर्शन आपका है P/A प्लस योर My/I. अब एक साइड के ऊपर तो ये My प्लस में है और एक साइड के ऊपर ये माइनस में है. अब ये वाला जो पोर्शन है ये असल में है P/A माइनस My/I. ठीक है, तो इधर ये प्लस हो रहा है, इस वजह से ये आपका लोड जो है वो ये वाला एरो, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों एडअप हो गई. ठीक है, अब ये y क्या है? y है आपका, लेट्स से आपको इसको ऐसे ही समझे कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारा पाँव है, उस पाँव को हम डायरेक्टली सिर्फ खड़े हुए हैं, फिर हम क्या करते हैं कि अचानक हम जो है ना वो थोड़ा सा लोड अपने पाँव के अगले हिस्से के ऊपर देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऊपर वाला बॉडी का लोड है P, उसके साथ हमने कुछ इसेंट्रिसिटी ऐड कर दी है, जिसकी वजह से हमारे जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़रा उसके साथ कुछ इसेंट्रिसिटी आ गई है, तो हमारा मोमेंट जनरेट हो रहा है. तो P×E बिकम्स M. ठीक है, उस P×E को जो मोमेंट जनरेट हो रहा है जो इसने यहाँ लिखा हुआ है, उस y को जो इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस है उसको इसने शो किया है इस y के साथ. और L क्या है? L है हमारे पाँव की टोटल लेंथ. ठीक है, अब ये बात आगे करेगा कि ये हम कब तक सेफ रह सकते हैं, कब तक हम अपना पाँव टिल्ट कर सकते हैं. इतना हमने टिल्ट नहीं करना कि हमारा जो है वो बिल्कुल फेलियर हो जाए, कि हम बिल्कुल एक अंगूठे के ऊपर खड़े हो जाएं. ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस केस में हमारी एक तो सेंट्रिसिटी बहुत बढ़ जाती है. वो सेंट्रिसिटी हम कितनी बढ़ा सकते हैं उसकी आगे बात करेगा. अच्छा जी, P इज़ द वर्टिकल लोड पॉजिटिव इन कंप्रेशन. ए इज़ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द सॉइल बिटवीन द फुटिंग. हमारे पाँव और हमारी ज़मीन के दरमियान जो इन कॉन्टैक्ट एरिया है. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एरिया. मोमेंट अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द फुटिंग एरिया. हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस हमारे पाँव के लिए कौन सा बनेगा? ये वाला जो सेंट्रोइडल एक्सिस है डायरेक्टली अंडरनीथ ये वाला. अच्छा, वाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द पॉइंट वेयर द स्ट्रेसेस आर बीइंग कैलकुलेटेड. जनरली ऐसा होता नहीं है कि हमारा बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक लोड हो फुटिंग के ऊपर. कोई ना कोई सेंट्रिसिटी दरमियान में ज़रूर आती है जहाँ पर हमारा लोड एक्ट कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू आवर कॉलम. लाइक यहाँ पर P एक्ट कर सकता है या यहाँ पर कहीं एक्ट कर सकता है, बिल्कुल एंड के ऊपर. बिल्कुल कॉन्सेंट्रिसिटी हो, कॉन्सेंट्रिकली लोडेड फुटिंग होगी तो बिल्कुल सेंटर में एक्ट करेगा हमारा जो लोड होगा P, ये वाला वर्टिकल लोड.
द मोमेंट m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी ई, जो मैं बात कर चुका हूँ। लोड मल्टीप्लाई इट्स एसेंट्रिसिटी, जैसे हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं कि लोड कितने डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है, वेयर ई इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड रिलेटिव टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एरिया। द मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी ई फॉर विच इक्वेशन अप्लाइज इज दैट फॉर विच फर्स्ट केसेस क्यू इज इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट। मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कब होनी है, जब वो क्या बात कर रहा है, अप्लाइज एट दैट विच फर्स्ट केसेस क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि आपका जो अप्लाइड लोड है ये वाला, उसके केस में आपकी एसेंट्रिसिटी कब होनी है, जब आपका बिल्कुल एट द एज हम पहुंच जाते हैं। अब एट द एज पहुंच जाते हैं तो उसकी केस में आपकी यहाँ पर बिल्कुल कोई भी इन कांटेक्ट नहीं आती कोई चीज़, मतलब फुटिंग बिल्कुल खाली हो जाती है एक साइड से, लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आके आपका Q इज इक्वल टू 0 होगा ना, और यहाँ पर Q किसके बराबर है, P ओवर A प्लस एम वाई ओवर आई। आगे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों है। लार्जर इसेंट्रिसिटीज विल कॉज ए पोर्शन ऑफ द फुटिंग टू लिफ्ट ऑफ द सॉइल। ठीक है, लार्जर इसेंट्रिसिटीज मतलब जैसे जैसे हम फुटिंग की इस लोड से कितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी ना, और जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप भी चेंज होती जाएगी। लेट्स से इधर शायद इसने आगे बनाई हो, ये बनाई हुई है इसने, ये हमारा आइडियल केस है जो हम जनरली कंसीडर करते हैं। कॉन्सेंट्रिक लोड है, बिल्कुल सेंटर में लोड लग रहा है, कोई सेंट्रिसिटी नहीं है। फिर क्या हुआ, ज़रा सी सेंट्रिसिटी डेवलप हुई, हमारा जो लोड है वो ज़रा इस सेंट्रिसिटी के साथ डेवलप हुआ। इस सेंट्रिसिटी के केस में हमारी लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़रा चेंज हुई। अब इस केस में क्या है, इस केस में हमारा कुछ एम वाई ओवर आई एड अप हो रहा है और इधर एम वाई ओवर आई माइनस हो रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर आके हमारा वो केस है कि Q इज़ इक्वल टू 0 और Q इज़ इक्वल टू 2Q एवरेज। मतलब पहले अगर हम सिंपल 1 इस पे जा रहे थे तो अब हम 2 पे जा रहे हैं। ये हमारा Q एवरेज है 1 और ये 2 टाइम्स है। फिर ये कि वो केस है जिसमें वो बात कर रहा है कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही कोई इन कांटेक्ट नहीं है, रिजल्टेंट ऑफ सॉइल प्रेशर इज 2 टाइम्स और योर ओरिजिनल P ओवर A। तो इसके केस में हमारी बिल्कुल जो फुटिंग है वो टिल्ट हो जानी है, मोमेंट इतना ज़्यादा जनरेट होना है कि सेंट्रिसिटी आउट ऑफ द वे चली जानी है। अब सेंट्रिसिटी की वैल्यूज़ पहले इतनी है फिर इतनी हो गई है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये ई जो है ई के से बढ़ गया। अब ई के क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, कैन नॉट रेजिस्ट फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग दिस ऑकर्स व्हेन द एसेंट्रिसिटी एक्सीड्स दिस वन। ये एक लिमिटेशन है जो कि कर्न नाम का साइंसदान था, उसने दिया था कि अगर ई के फॉर ए रेक्टेंगुलर फुटिंग, ये कब होती है, द फुटिंग कैन नॉट रेजिस्ट द टेंशन, जब हमारा इसेंट्रिसिटी इससे बढ़ जाती है। ये इधर क्या हो रहा है, जैसे ही हमारी इसेंट्रिसिटी ई के क्या है, ई के इज इक्वल टू एल बाई 6। ठीक है, एल बाई 6 से जब हमारी ई सेंट्रिसिटी अप्लाइड सेंट्रिसिटी उस ई के से बढ़ जाती है, ई के की हमारी कुछ लिमिट है। ये असल में ऐसे है कि मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि इन द मिडल 1/3 आपकी अप्लाइड लोड होना चाहिए, पी आपका इन द मिडल 1/3 होना चाहिए। ये 1/3 हो गया, ये 1/3 और ये 1/3। ठीक है, अगर पी लोड आपका मिडल 1/3 ऑफ द फुटिंग आ रहा है तो सेफ है, अगर मिडल 1/3 से आउट जाएगा तो फिर ये वाली कंडीशन होगी कि आपकी अप्लाइड इसेंट्रिसिटी ई के से बढ़ गई है। ये असल में अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो ये मिडल 1/3 को एल बाई 3 से शो करेगा, लेकिन चूंकि हमारी जब अप्लाइड लोड जो है वो मिडल 1/3 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इधर भी मिडल 1/3 होगा एल बाई 3 और इधर भी एल बाई 3। लेकिन अगर हम इसको एल बाई 3 को हाफ पे डिवाइड, हाफ के साथ करें मल्टीप्लाई, कि हम हाफ मिडल 1/3 इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एल बाई 6 बन जाता है, जो इसको ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है जो इसने एल बाई 6।
मतलब ऐसा ही है ना कि मोमेंट इज़ इक्वल टू पी इंटू ई, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सेंट्रिसिटी जो है वो मिडल वन थर्ड के ऊपर है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको लिखना चाहूँ कि ये सेंट्रिसिटी L/3 के डिस्टेंस के ऊपर है, सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू L/3 ऑफ द होल L। ये केस बना हमारा, ये दरमियान वाला मिडल थर्ड, ये वाला केस। ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने ऐसी सेंट्रिसिटी अप्लाई की है जो कि मिडल वन थर्ड से बाहर चली गई है, वो कहीं यहाँ चली गई है। अब ये मिडल वन थर्ड जो कि इधर वाला L/3 है और इधर वाला L/3 है, इन दोनों को हाफ करें तो वो L/6 बन गया। अब ये हमारा उससे बाहर चली गई, जब उससे बाहर चली गई तो वो ये कह रहा है कि आपका ये वाला केस बनेगा, जिसके केस में आपकी जो फुटिंग है वो रजिस्टर नहीं कर सकेगी, और आपकी ओवरटर्निंग रेजिस्टेंस जहाँ पे जनरेट नहीं बचेगी और आपकी फुटिंग फेल हो जाएगी। अच्छा, where this is referred as current distance. Loads applied within the current, the shaded area in the figure will cause compression over the entire area of the footing, can be used to compute Q। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि फिर हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो फुलफिल नहीं रहेगी अगर हम इसको ओवर रूल कर देंगे तो। वेरियस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग्स आर शोन इन फिगर 15.5। If the load is applied concentrically, the load soil pressure is this one. If the load acts through the current distance, figure 15C, ये वाला फिगर 15C के विद इन द टर्न डिस्टेंस है। अभी तक हम यहाँ पर इस C के अंदर विद इन करंट डिस्टेंस है, L/6 के अंदर है। तो फिर तो ठीक है, जब वन साइड के ऊपर Q इक्वल टू 0 है, दूसरी साइड के ऊपर 2Q एवरेज होगा। 2Q एवरेज क्या है हमारा, वो है P/A। तो ये Q एवरेज जब मिसाल के तौर पे इधर क्या होगा, इधर बनेगा P/A को यहाँ पर उसने 2 टाइम्स किया हुआ है। 2 टाइम्स के अंदर जब हमारा ये Q था P/A प्लस MY/I, तो इस टोटल का 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पर ये 1 टाइम है ना, प्लस MY/I प्लस MY/I, तो ये 1 टाइम है, तो यहाँ पर 2 टाइम हो गया। जब इधर 2 टाइम हुआ तो इधर जो है ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया कि आपका यहाँ पर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, कोई एरिया भी नहीं बचा, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल Q जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। अच्छा, if the load falls outside the current point, the resultant upward load is equal and opposite to the resultant downward as shown in figure this one। ठीक है। अच्छा, generally such a pressure distribution would not be acceptable because it makes inefficient use of footing concrete tends to overload the soil and may cause the structure to the tilt। तो ओवरलोडिंग यहाँ हो रही है और उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर टिल्ट हो जाएगा कि इस साइड के ऊपर आपका कोई इन कॉन्टैक्ट प्रेशर सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा ही है कि इस साइड के ऊपर तो फुटिंग आपकी एक किस्म की हवा के अंदर है, कोई सॉइल इन कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ओवरलोडिंग, एक साइड पे ओवरलोडिंग है, दूसरी साइड के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है। द सॉइल प्रेशर डायग्राम्स आर बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट द सॉइल प्रेशर इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुटिंग। ये एजम्पशन है हमारी कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये हमारी एजम्पशन है। This is a satisfactory assumption at the service load levels are for footing on rock and dense glacier till. For yielding soils, the soil pressure distribution will approach a uniform plastic distribution over part of the base of the footing in such a way that the resultant load on the footing and the resultant of the soil pressure coincide at is required for equilibrium। वही बात कर रहा है वो कि आपका जो कोलिनियरिटी है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो जनरली कोलिनियर है। अगर कोलिनियर नहीं रहेगी तो फिर आपकी इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता। फॉर द डिज़ाइन ऑफ concentrically लोडेड कॉलम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल प्रेशर इज टेकन टू यूनिफॉर्म द इंटायर कॉन्टैक्ट एरिया एज शोन इन फिगर 15A। ये अच्छा, इसको अब हम ऐसे समझते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारा ये एक लोड आ रहा है जो कि एक्शन है।
इसके ऑपोजिटली हमारा, इसको मैं एनोटेट करना चाहूँ तो ये चलें भी ब्लैक ही रखते हैं। इसका ऑपोजिट हमारा रिएक्शन कौन सा आएगा, ये वाला जो ये एरो है। ठीक है जी, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसके साथ ऐड अप करते हैं इसकी फुटिंग का कंक्रीट का लोड। उसकी वजह से हमारे क्या आएगा रिएक्शन, वो आएगा ये वाला रिएक्शन जो ये शो कर रहा है। वो आपने नोट करते जाना है कि इस फोर्स की वजह से कौन सा रिएक्शन आ रहा है। अच्छा जी, फिर अभी हमने दो किस्म के लोड ऊपर से लगा दिए हैं, एक तो फुटिंग का अपना कंक्रीट का लोड और एक ऊपर से आने वाला कॉलम लोड। फिर क्या हुआ, फिर हमने जनाब यहाँ पर एक सरचार्ज लोड लगा दिया जिसको ओवरबर्डन प्रेशर भी कहते हैं। उसकी वजह से फिर एक और रिएक्शन फोर्स आएगी। इस सरचार्ज को मैं जो हूँ वो ग्रीन से शो करता हूँ, तो उसकी वजह से एक और रिएक्शन फोर्स नीचे से आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये चाह रहे होते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह लीनियर रहे, और इक्विलिब्रियम तब होगा जब ये ऊपर से आने वाली ये वाली लोड, ये वाली लोड और ये वाली लोड बराबर हो इन तीनों लोड्स के। ठीक है, तो इस केस में ये फिगर्स के थ्रू बता भी रहा है कि अगर आपका ये ओ सरचार्ज लोड जो कि बेसमेंट का लोड है या सरचार्ज लोड है या लोग ऊपर चलते फिरते हैं वो वाला लोड, और कंक्रीट का लोड नीचे से आने वाले इस पाउंड पर फीट स्क्वायर के बराबर हो, 240 जमा 300 इक्वल टू 540, और ये भी 540। ठीक है, अब ये उसकी बात करेगा, आगे सारे डिस्क्राइब करेगा कि ये क्या इसमें है। अच्छा जी, for the design of cylindrical, the distribution of soil particle uniform the tire contact area. For structural design of cylindrical loaded columns such as those for retaining walls or bridge, the pressure distribution linearly varying distribution like those in figure 15b. अब ये बात कर रहा है कि ये जब होगा जब हम ग्रॉस सॉइल प्रेशर सारा कंसीडर करेंगे, ऊपर से आने वाला और नीचे से आने वाला सारा कुछ। Examples are limited to predominant case of concentric loads and a uniform of linear soil pressure distribution of the entire contact area. तो एग्जांपल्स के अंदर हम यही कंसीडर करेंगे, बजाय इसके कि हम वो क्ले वाला केस लें कि इधर तो ज़्यादा है और दरमियान में बाउल शेप बनी हुई है, तो वो वाला नहीं, हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ही कंसीडर करके इसको सॉल्व करते हैं। ECL code load and resistance factors are given in this. These examples in this chapter are based on those loads and resistance factors. Figure 16a shows a 2 feet thick spread footing with a column at its center and with its top surface located 2 feet below. फिगर कौन सी, फिगर 16a, अच्छा ये इसी की बात कर रहा। 2 फीट बिलो, तो ये 2 फीट बिलो है, ये भी 2 फीट है कंक्रीट, और ये सरचार्ज लोड भी 2 फीट है। देयर इज़ नो कॉलम लोड एट दिस स्टेज, मतलब यहाँ पर इस केस में ये कह रहा है कि कॉलम लोड नहीं है। तो मैंने जो समझाया उसकी उसकी बजाय ये ज़रा उल्टा बात कर रहा है कि यहाँ पर इस फिगर के अंदर उसने कॉलम लोड नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर इसने कॉलम लोड लगा दिया। तो जब ये ऊपर से लोड नहीं आ रहा तो नीचे से भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये वाला जो रिएक्शन यहाँ शो कर रहा है ये असल में इसको शो कर रहा है कि अगर ये 240 है तो और 300 है तो नीचे से आने वाला 540 है। लेकिन जब आपने कॉलम लोड लगा दिया है तो फिर नीचे से ये लोड आएगा। ठीक है, ये तीनों आपस में कोइंसाइडेड हैं और ये आपस में है। Net effect on the concrete footing is zero. There are no moments or shears in the footing due to the loading. When the column load is added, the pressure under the footing increases by this as shown in figure. The total pressure is Q540 plus Qn. ये 540 plus Q1 ये कॉलम लोड की वजह से आया। This is referred to as the gross soil pressure and must not exceed the allowable soil pressure QA. मतलब हमारा Qn should be less than QA। अब इसको आप ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पे आपका एक अल्टीमेट शेयर डिज़ाइन होता है जिसको हम क्यू के साथ शो करते हैं, और लेट से हम कहते हैं कि वो है जी 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
जिसके ऊपर सॉइल जो है वो डेफिनेटली फेल हो जाती है फुटिंग आपकी। लेकिन हम असल में अपने डिज़ाइन के अंदर एक वैल्यू यूज़ करते हैं जो कि है QA, अलाउेबल स्ट्रेस डिज़ाइन, जो कि ASD के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम फैक्टर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वो हम क्या करते हैं, हम Q अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेट से हम कहते हैं 3। वो ये हमारा रिज़ल्ट आया 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम असल में इस वैल्यू पे डिज़ाइन करते हैं 200 पे, और हम ये चाहते हैं कि हमारी वैल्यू 200 से 220 ना हो। अगर 200 220 होगी तो हम समझिए हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया, हालांकि ये अल्टीमेट से बहुत दूर है, वो तो 600 वैल्यू है। तो जनरली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 2.5 या 3 के आसपास। ठीक है, तो हम असल में इस वैल्यू के ऊपर अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि इससे ऊपर हमारा वैल्यू ना जाए, और ये है वो QA। वो ये बात कर रहा है कि QA शुड बी योर लेस देन QN। वेल QN इज एक्चुअली द अल्टीमेट स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड जो कि उसके अंदर यूज़ होना है। When moments and shears in the concrete footing are calculated, the upward and the downward pressure of fire cancel out, leaving out only the net soil pressure QN। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, ये बाकी बचे ये QN और ये। To cause the internal forces in the footing as shown in figure 16.6c। ये असल में यहाँ पे आके बात कर रहा है कि वो दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो एंड पर ये दोनों बचे हमारे पास। In the design, the area of the footing is selected so that gross soil pressure does not exceed the allowable soil pressure. The flexural reinforcements and the shear strength of the footing are then calculated by using the net soil pressure. Thus, the area of the footing is given as this। अब ये वो जो allowable stress डिज़ाइन के अंदर हमने इक्वेशन देखी थी कि सिग्मा PS शुड बी इक्वल टू और लेस देन QAA। तो ये जो A है ये ऐसा भी तो कैलकुलेट हो सकता है कि सिग्मा PS मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल टू QA। अब ये जो A है ये कैलकुलेट कैसे होना है, आप इसी QA को डिवाइडेड बाय, रीअरेंजमेंट थोड़ी सी मैंने डिफरेंट कर दी है, डिवाइडेड बाय योर सम ऑफ फोर्सेस। यस, A इज इक्वल टू QA ओवर योर एरिया डिवाइडेड बाय QA इज इक्वल टू योर सम ऑफ फोर्सेस। तो इसकी अरेंजमेंट उसने कैसे की है कि आपका योर सम ऑफ फोर्सेस डिवाइडेड बाय योर PS डिवाइडेड बाय योर QA इज दिस इज इक्वल टू योर एरिया। तो ये सम ऑफ फोर्सेस कौन सी हैं, आपकी डेड लोड्स और आपके लाइव लोड्स। आगे जाके ये इसके अंदर जो है ना ये विंड लोड भी ऐड कर देता है, और जब विंड लोड फॉर सर्विस लोड कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग विंड लोड मोस्ट कोड्स अलाउ ए 33% इंक्रीज इन QA। जब विंड लोड ऐड करना है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, बट नॉट लेस दैन वैल्यू गिवन बाय इक्वेशन दिस वन। इन द लोड्स आर अनफैक्टर्ड सर्विस लोड, ये अनफैक्टर्ड हैं अभी तक। लेकिन जब आपने QU फाइंड करना है या QNU यहाँ पे बात कर रहा है तो फिर आपने फैक्टर लोड लेना है ऊपर वाला। ठीक है, तो ये यूज़ होता है आगे न्यूमेरिकल के अंदर। वेयर फैक्टर लोड सम कम दिस वन द फैक्टर नेट सॉइल प्रेशर QNU इज बेस्ड ऑन द फैक्टर लोड देन विल एक्सीड QA इन मोस्ट केसेस। जाहिर है QU काफ़ी हद तक बड़ा होता है QA से। दिस इज एक्सेप्टेबल बिकॉज फैक्टर लोड्स आर रफली 1.5 टाइम द सर्विस लोड्स, वेयर एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इम्प्लिसिट QA 2.5 to 3। ये वो बात कर रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसे हम डिवाइड करते हैं QU को। हैज़ द फैक्टर नेट सॉइल प्रेशर विल बी लेस दैन प्रेशर दैट वुड कॉज द फेलियर ऑफ द सॉइल। ठीक है जी, इफ द बोर्ड आर ट्रांसमिटेड द फुटिंग इट इज नेसेसरी टू यूज इक्वेशन दिस वन। ओके, अच्छा अब आगे हम चलते हैं। ये ज़रा दरमियान वाला पोर्शन स्किप करते हैं जिसके अंदर वो ज़रा, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका AS मिनिमम के 2 फार्मूले कौन कौन से यूज़ होने हैं। ये एक लाइट मैंने क्विज़ के अंदर भी पूछा था पिछली दफ़ा कि जब FY आपका ग्रेड 40 वाला होगा तो फार्मूला S मिनिमम का ये होगा, वरना ये वाला होगा। अच्छा,
अम, अब इसके अंदर एक और चीज़ है, वो है आपका ये वन वे शेयर और टू वे शेयर के फार्मूलास। ए फुटिंग फेलिंग थ्रू वन वे शेयर इज डेवलप्ड, ये जैसे वन वे स्लैब के अंदर वन वे शेयर होता है, उसमें टू वे शेयर नहीं होता, क्योंकि उसमें आपका स्लैब का लोड्स टू वे डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आते। वन वे स्लैब के अंदर सिर्फ वन डायरेक्शन में आपके जनरली लोड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, और उस केस में जब हमारा शेयर फेलियर होता है वो वन वे शेयर ही हो रहा होता है। तो उसके फार्मूलाज हैं कुछ, जिसको शेयर चेक के थ्रू हम मेंशन करते हैं, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो स्लैब के केस में हमें पढ़ना चाहिए था, चलें अभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ए फुटिंग फेलिंग थ्रू वन वे शेयर इज डिजाइंड एज ए बीम विद ACI कोड दिस वेयर VU इज इक्वल टू 5VC + VS capacity and the shear applied load. This is your applied load and these are your capacities 5VC and 5VS, where VC is equal to 2 lambda underscore FC prime BWD. अब ये लैम्डा क्या है, ये क्या है? रिकॉल दैट लैम्डा इज अ फैक्टर दैट यूज फॉर लाइट वेट कॉन्क्रीट, इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्क्रीट टाइप। लाइट वेट कॉन्क्रीट के लिए ये 1 होती है वैल्यू ज़रा, और अगर कोई होगी आगे आएगा जो फुटिंग के डिज़ाइन के अंदर, तो फिर हम बता देंगे कि ये हमारी आपकी कॉन्क्रीट जो है ना, न्यूमेरिकल के अंदर बताया होगा कि लाइट वेट नहीं है या कुछ स्पेशली डिज़ाइंड है, तो उसकी लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट विच इज़ नॉर्मली यूज इन फुटिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 1। लाइट वेट और नॉर्मल वेट ये एक ही चीज़ है। वेब reinforcement is very seldom used in strip footings or spread footings, wall footings or spread, due to difficulty in placement and due to fact that वेब reinforcement असल में बात कर रहा है ये shear reinforcements की, जो कि बीम के केस में स्टीरअप्स का केस है। तो यहाँ पर भी हम shear reinforcements को जनरली अवॉइड करते हैं। Due to difficulty in placement and due to the fact that it is usually cheaper and easier to deepen the footing than it is to provide stirrups. ठीक है, तो बजाय इसके कि हम थोड़ी सी 1 फुट की फुटिंग के अंदर स्टीरप्स देना शुरू कर दें, और एक तो उसमें 3-4 किस्म की बात आती है, फ्लैक्चरल बार मेंबर्स आ रहे हैं, फ्लैक्चरल बार्स आ रही हैं, फिर आपकी उसमें अब शेयर की बार देने के साथ साथ कॉलम की तरफ से आने वाले डबल बार्स हैं। इतनी सी विड्थ के अंदर इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की बजाय आप शेयर इन्फोर्समेंट्स को अवॉइड करें, और वहाँ पर जो आपकी 1 फुट है उसको थोड़ा सा बढ़ा लें और शेयर रेजिस्टेंस को इस तरह टैकल करें। Hence VS is usually cheaper, easier to deepen and footing that is provide stirrups. Hence VS is equal to 0. तो इसको इस वजह से हम शेयर को इस VS की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। तो फिर हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी? VU लेस देन और इक्वल टू 5VC। VC का हमारे पास ये फार्मूला है। द इंक्लाइंड क्रैक शोन इन फिगर 15A, आपको याद होगा बीम के अंदर जो फेलियर होते हैं जब, तो वो इस तरह का होता है, शेयर फेलियर इन बीम्स। क्रैक्स आपके डेवलप होते हैं, या लाइक फ्रॉम द एज, बीम के केस में जब शेयर फेलियर होता है तो फ्रॉम द एज क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो ये भी यहाँ पर यही दिखा रहा है कि इंक्लाइंड क्रैक। कहाँ, हाँ यहाँ पर, ओके। For footing supporting columns with steel base plates, the critical section is D away from the linear halfway between the face of the column and the edge of the base. The shear VU is QNU times tributary area, some area which is the critical area. इसको tributary area, critical area सब कुछ कहते हैं। वो है आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला। और यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि आपका जो वन वे शेयर के केस में क्रिटिकल एरिया आपका D डिस्टेंस के ऊपर होता है। D क्या है? इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ योर कॉलम। क्रिटिकल एरिया D डिस्टेंस अवे होता है। टू वे शेयर के केस में ये D/2 डिस्टेंस अवे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। ये क्रिटिकल एरिया की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये हमने VU कैलकुलेट करना होता है, जिसकी वो बात कर रहा है कि QNU क्रॉस योर दिस एरिया। बेस एरिया क्या होगा आपका? ये B होगा, और ये लेट से आपका 1 फुट है या L है कोई, तो ये जो इस पोर्शन का एरिया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे QNU से, तो उससे हमारे पास आएगा VU। और 5VC के अंदर फाई का आगे बताएगा कि फाई क्या है। फाई रिडक्शन फैक्टर होता है असल में भी यहाँ पर ये नाम ना ले, आगे नाम ले। रिडक्शन फैक्टर की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 0.75 होती है,
कॉलम डिज़ाइन के केस में ये 0.85 0.65 हम यूज़ कर रहे होते हैं, या 0.85 भी इसकी वैल्यू होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो फुटिंग है वो कहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है। अगर एज फुटिंग है तो उसकी वैल्यू और होती है फाई की। अच्छा ये आ गया टू वे शेयर। अब ये टू वे शेयर है जो कि टू वे स्लैब के अंदर होता है। इसके केस में आपके इंक्लाइंड क्रैक्स जो हैं वो दोनों साइडों पे डेवलप होते हैं, ठीक है। has shown that research has shown the critical section for punching shear is that at the face of the column। punching shear से ये मुराद है कि आपका कॉलम जब आ रहा है स्लैब के ऊपर, तो टू वे स्लैब के केस में हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि आपका कॉलम स्लैब में से पंच होके कहीं क्रॉस ना निकल जाए, और आपकी स्लैब जो है वो, ये नीचे से अगर कॉलम आ रहा है ना, ऊपर स्लैब है, तो ये पंच होके, जैसे कागज़ में से कोई चीज़ पंच होती है, सुई वगैरह, वो पंच होके कहीं ऊपर ना निकल जाए और स्लैब आपकी दरमियान में न रह जाए, स्लैब नीचे रह जाए और आपका कॉलम जो है वो ऊपर को, स्लैब नीचे गिर जाए, तो इसको कहते हैं पंचिंग फेलियर। उसके लिए हम फिर उसके एक चेक है टू वे शेयर। क्रिटिकल सेक्शन इज लाइंग आउटसाइड द एरिया ऑफ द पोर्शन। अब ये क्रिटिकल सेक्शन जो हमारा यहाँ था, अब ये है हमारा ये वाला, ये जो इसके अंदर है ना, ये इसकी बात कर रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन आपका d/2 डिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ तक दोनों साइडों के ऊपर, कॉलम के आसपास d/2, हर साइड के ऊपर d/2। टू सिंप्लीफाई द डिज़ाइन इक्वेशन द क्रिटिकल शेयर पैरामीटर फॉर द, इसी को पैरामीटर कह रहा है, आसपास वाला जो पैरामीटर है, फॉर द डिज़ाइन पर्पजेज हैज़ बीन डिफाइंड एज लाइन d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो ये भी d/2 है, ये भी d/2 है, ये इधर वाला भी d/2 है, और ये जहाँ तक d/2 बनेगा वहाँ तक होगा क्रिटिकल पैरामीटर, एज शोन बाय डैश लाइन इन फिगर 18b। ये इसके अंदर फॉर द कॉलम शोन इन फिगर द लेंथ b0 ऑफ दिस पैरामीटर इज़ दिस वन। अब इसके अंदर असल में ना एक पैरामीटर यूज़ होता है b0, वहाँ पर bw था, यहाँ b0 है, तो b0 इसके बराबर है। c1 और c2 क्या है? c1 और c2 आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द कॉलम एंड d इज़ द एवरेज इफेक्टिव डेप्थ in two directions. The tributary is shown critical for design purpose is shown in crossed as in figure this one। ट्रिब्यूटरी एरिया को ये शो कर रहा है, तो असल में वहाँ पे तो ये ट्रिब्यूटरी एरिया इसको कह रहा था, और इसी को वो क्रिटिकल सेक्शन ही कह रहा था कि यही क्रिटिकल एरिया है। लेकिन इसके केस में आपका ट्रिब्यूटरी एरिया सारी स्लैब ही बन रही है, लेकिन उसके आसपास आपका पैरामीटर जो है वो d/2 डिस्टेंस के ऊपर है। तो फुटिंग के केस में लेट्स से अगर कंबाइंड फुटिंग है या मैट फुटिंग है, उसके केस में हमारा यह b0 का फार्मूला चेंज होता रहता। अच्छा, वेब एनफोर्समेंट इज रियली यूज्ड इन फुटिंग 5VC इज दिस वन वेयर US शैल बी ACI कोड VC शैल बी स्मॉलेस्ट ऑफ दीज थ्री वैल्यूज़। तो असल में एक तो हमने VU कैलकुलेट कर लिया, चेक हमने लगाना है 5VC का। VC का हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है टू वे शेयर के केस में? वन वे शेयर के केस में तो ये एक ही फार्मूला है, लेकिन टू वे शेयर के केस में FPS यूनिट्स के लिए 3 फार्मूलाज हैं। SI में थोड़े से डिफरेंट है फार्मूलाज, उसमें लैम्डा की फाई की वैल्यू चेंज होती रहती। तो ये कह रहा है कि आपने इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसमें से जो भी छोटी होगी वो आपने यहाँ यूज़ करनी है, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करके एक रिज़ल्ट निकालना है। लेट्स से रिज़ल्ट 1 है, उसको कंपेयर करना है VU से। अगर ये इससे छोटी आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ क्या करें, फुटिंग का साइज़ बढ़ा दें, इसको कम रखें, बस शी इन्फोर्समेंट्स नहीं देनी, ये बात कर रहे हैं। फिर बीटा इज़ द रेशो ऑफ द लॉन्ग साइड टू द शॉर्ट साइड ऑफ द कॉलम, मतलब C1 और C2 की ये रेशो है, लेकिन ये ज़रूरी है कि C1 बड़ा हो इधर यूज़ करने के लिए। C1 ओके, B0 इज़ द पैरामीटर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरी एरिया नहीं है, ये पैरामीटर है, क्रिटिकल पैरामीटर जो कॉलम के अराउंड है टू वे शेयर के केस में। अल्फा S इज़ 40 फॉर कॉलम्स इन द सेंटर ऑफ द फुटिंग, 30 फॉर द कॉलम्स एट द एज ऑफ द फुटिंग। ऐसा होता है ना कभी कभार, मिसाल के तौर पे आपका लेट से मैं कंबाइन फुटिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो अगर ये कॉलम बिल्कुल एज के ऊपर है, तो उसकी केस में जब हम VC कैलकुलेट कर रहे होंगे और टू वे शेयर का चेक लगा रहे होंगे, तो वो ये बात कर रहा है कि उसकी केस में आपने अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर एज की केस में 30 लेनी है, वरना 40 लेनी है कि अगर आपका कॉलम बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, स्प्रेड फुटिंग है,
तो अल्फ़ा एस की वैल्यू 40 होगी। और 24 कॉलम फॉर द कॉर्नर ऑफ ए फुटिंग, कॉर्नर फुटिंग में जब ये होगा यहाँ पर कहीं कॉलम हो, मैट फुटिंग में होता है इस तरह। ठीक है, तो ये वन वे शेयर और टू वे शेयर के कुछ फार्मूलाज हैं जो हम फुटिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं।